वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी पे। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बाद जो सेकंड मॉडल रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम आया, उसमें क्या क्या एक्सप्लेन हुआ, फिर उसमें क्या डिफेक्ट्स थे, उसके क्या फीचर्स थे और उससे क्या कंक्लूड किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। और थॉमसन ने क्या समझाया था कि हमारा एक जो एटम है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, गोल होता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो एटम है ये एज अ होल पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें नेगेटिव आयंस ऐसे एम्बेडेड होते हैं, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला। और साथ में इसको समझने के लिए हमने वाटरमेलन से कंपेयर किया। जब इसको फर्दर स्टडीज किया गया और कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट जब किए, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो पता चला कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। इसमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कुछ बात नहीं हो रहा कि ये कहाँ पर है, ना इसमें शेल्स का कुछ कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ से हमारे रुदरफोर्ड सर ने अपना थ्योरी दिया और एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो थॉमसन का मॉडल था ये बिना किसी एक्सपेरिमेंट के था। ये उन्होंने ऐसे ही मन में सोचा और अपनी थ्योरी दे दी कि हाँ भाई, एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में होता है और उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इस तरह होते हैं। पर जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद जो आउटकम्स आए उससे उन्होंने जो है अपना रिजल्ट समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। According to Rutherford's model of an atom has a positively charged nucleus at its center and most of the mass of the atom is in the nucleus. फिर सेकंड पॉइंट है the electrons revolve around the nucleus in different orbits. थर्ड पॉइंट है the size of nucleus is very small as compared to the size of atoms. अब हम इस तीनों पॉइंट को समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि रुदरफोर्ड ने जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था और उससे आउटकम क्या आया। अब गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स पहले समझते हैं। पहले हम जानेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था। तो देखिए, ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है ये न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। अब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हीलियम लिखेंगे, यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर इसका मास। तो देखिए, जो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम है उस पे +2 चार्ज है और उसका मास 4 है। अब समझते हैं हुआ क्या था। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल हीलियम का एटम। अब हमको पता है इसमें 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारे पास बस न्यूक्लियस बचेगा जिसमें 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। और इस पर जब 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर टोटल 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो आयंस का बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो ये एक तरह से हीलियम आयन बन गया जिसपे +2 चार्ज है। तो इसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो आप लिखेंगे अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? +2 He4 से। तो ये था सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। और साथ में आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये जो एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये एक एक क्वेश्चन बनते जाएगा और ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, 4 ऑप्शन दे देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे जो इसका सेटअप था। तो चलिए सेटअप का डायग्राम देखते हैं आप। तो रुदरफोर्ड का जो सेटअप था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का, वो कुछ ऐसा था। यहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेटल लिया था, ये उन्होंने एक स्क्रीन लगाई थी। अब साथ में नोट करते जाइएगा, ये जो स्क्रीन थी ये जिंक सल्फाइड की थी। किसकी? ZnS। कॉपी में भी नोट्स मेंटेन करते जाइए, तभी आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट क्या नोट करिए कि यहाँ पर ये जो है गोल्ड फॉइल था। अब गोल्ड फॉइल क्या होता है? जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा जिसमें रोटी वगैरह लपेटते हैं, खाना रखते हैं, तो उसी तरीके से गोल्ड फॉइल था। अब हमने गोल्ड क्यों लिया? पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हमने मेटल्स का प्रॉपर्टी में जानते हैं कि गोल्ड जो है बहुत डक्टाइल होता है और मैलेबल होता है। यानी कि अगर एक छोटा सा भी हम थोड़ा सा गोल्ड ले लें, 1-2 ग्राम गोल्ड ले लें,
तो आपको पता है उसका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का उसका वायर की लेंथ खींच सकते हैं, इतना डक्टाइल होता है। तो जब डक्टाइल है तो इसका मतलब वो मेलेबल भी होगा। मेलेबल मतलब उसको थिन शीट्स में, पतले पतले फॉइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आसानी के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पतला पतला शीट होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में हमको पतला से पतला शीट चाहिए था, इसीलिए हमने गोल्ड यहाँ पर यूज किया था। तो पहला पॉइंट यहाँ क्या हुआ कि हमने गोल्ड मेटल यूज किया था। साथ में क्या दूसरा पॉइंट है कि हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज की थी। यहाँ जो स्क्रीन है, अब यहाँ पर जो है ये अल्फा पार्टिकल एमिटर था, और ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था। और यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने यूज किया था वो था हमारा रेडियम। देखिए इतना डीप में नहीं पूछेगा, पर ये गोल्ड मेडल आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इस गोल्ड की वजह से इसका जो एक्सपेरिमेंट का नाम था वो था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो इसको तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सेटअप को मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। अब एनिमेशन देखते हैं। ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पर उन्होंने यूज किया था रेडॉन, जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। यहाँ से हमारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो इस गोल्ड फॉइल पे ऐसे स्ट्राइक कर रहे थे। ये देखिए, लेड कंटेनर विथ नैरो होल। लेड कंटेनर क्यों है? क्योंकि हमको एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए था। और ये जो है देखिए, ये एक तरह से बॉक्स तरीके का था, और इसमें बीच में ये जो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था, जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल के इस स्क्रीन पे आ रहे थे, मतलब गोल्ड फॉइल से टकरा रहे थे, और उसके बाद स्क्रीन पे आ रहे थे। ये इसको ऐसे पार करते हुए स्क्रीन पे लग रहे थे। फिर इसका सेटअप में देखते हैं। ये हमारा जिंक स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड की। देखिए यहाँ पर इसने मेंशन किया है जिंक सल्फाइड की कोटेड स्क्रीन है। फिर ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो गया, ये गोल्ड फॉइल हो गया बीच में यूज हुआ, और ये था माइक्रोस्कोप ट्यूबस। और इसमें जो है यहाँ पर आपको देखिए पता चलेगा कि कितने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, आपको दिखेगा यहाँ पर। अब देखिए, जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, हमने जब यहाँ पर रखा है अपना सेटअप को, तो देखिए इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं कि कितने सारे अल्फा पार्टिकल्स आके स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। अब हमने जब इस साइड इसको जाके देखा तो देखिए यहाँ पर व्हाइट स्पॉट कितना कम दिख रहा है, बहुत कम। यहाँ पर देखिए और कम दिख रहा है। तो जब पास में जाके अंदर पता किया गया, सोचा गया क्या होगा, तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये था। ये आपको आता हुआ दिख रहा है, ये सारा हमारा अल्फा पार्टिकल्स है। और देखिए ये बिना टकराए हुए सीधा पास कर जा रहा है, मैक्सिमम जो है सब सीधा सीधा चला जा रहा है। अब इसके बाद ये कंक्लूड किया गया कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मैक्सिमम जो थे हमारे अल्फा पार्टिकल्स वो सीधे सीधे पास हो गए, उसमें कोई डेविएशन नहीं मिला। फिर अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, बस कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स थे जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए अपने रास्ते से अलग हुए, भटके एक तरह से। और अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी ऐसे अगर हमारे न्यूक्लियस बीच में है तो अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है और ऐसे वापस पीछे गया। इस तरह के तो एकदम कम थे। और ये कितने कम थे, इनका अमाउंट क्या था? तो ये माना गया 1 of every 12,000, यानी अगर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर स्ट्रेट आ रहे हैं तो उसमें से बस एक पार्टिकल जो है पीछे ऐसे गया मुड़कर। और बहुत कम नंबर थे जो, अगर यहाँ हमारा अल्फा ये न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गया। देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये हमारे सारे गोल्ड के एटम्स हैं, ये जो आपको 3 रो दिख रहे हैं ये आपके गोल्ड के एटम्स हो गए। अब देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, और ये जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है ये हमें बता रहा है कि देखिए अगर ये अल्फा पार्टिकल सीधे आया था, बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ज की प्रॉपर्टीज भी समझना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो वो रिपल करेंगे, यानी वो दूर जाएंगे। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो पास आएंगे आपस में। तो देखिए हमने पहले क्या पढ़ा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या पढ़ा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, और ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसमें +2 चार्ज था। अब इसका मतलब बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा, जिसकी वजह से ये रिपल कर रहा है। तो यहां से रुदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि जो बीच का पार्ट है
इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए कुछ कुछ तो सीधे निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ये थे जो पीछे आ गए 1 इन 12,000, 1 इन 12,000 वाले। और देखिए मैक्सिमम तो हमारे सीधे निकल गए थे। तो इतना सब कुछ जब ऑब्जर्व किए तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा एटम होता है इसमें बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज का ये जो रीजन है ना, ये बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। अगर ज्यादा होता तो और सारे पार्टिकल्स को भी डिफ्लेक्ट होना चाहिए था। ये जितनी भी रेज आ रही है अल्फा पार्टिकल की और डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। पर जब 1 इन 12,000 पाया गया तो इसका मतलब बहुत ही डेंस है और बहुत छोटा है, बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज है। और इसका जो साइज है वो एटम के साइज से बहुत ही छोटा है। तो इस तरह से उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया, अब उसके पॉइंट्स को समझते हैं। कंक्लूजन फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो हमने कंक्लूजन पता किया। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, यानी जो हमारा एटम है उसका काफी हद तक जो मैक्सिमम एरिया है वो खोखला है, खाली है। और ये क्यों बोला गया? क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, क्योंकि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा का सीधा पास कर गए। ये जो हमारा गोल्ड एटम था इससे टकराए नहीं, ऐसे सीधे पास कर गए। फिर सेकंड कंक्लूजन क्या निकला? द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये जो हमारा एटम होता है इसमें बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस का चार्ज उन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज उन्होंने कैसे पता किया? क्योंकि ये जो है रिपल कर रहा था। देखिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ये पॉइंट कह रहा है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे गए और कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट कर गए, यानी अपने रास्ते से भटक गए, अलग हो गए, साइड हो गए थोड़ा सा। फिर थर्ड पॉइंट जो कंक्लूड हुआ वो था द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये वही फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है किसी एटम के साइज के कंपैरिजन में। अब एटम का साइज तो वैसे ही बहुत छोटा होता है। हमने पढ़ा था कि ये किसके ऑर्डर में होता है? 10⁻⁻10 मीटर में होता है। अभी जो न्यूक्लियस होता है इसका साइज का ऑर्डर क्या होता है? तो ये होता है हमारा 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में, इतना छोटा। ये होता था एटम 10⁻⁻10 मीटर और जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻15 मीटर, उससे भी बहुत छोटा। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था कि उन्होंने बोल दिया कि ऐसे सर्कल शेप में एटम होता है, बीच में छोटा सा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाहर होंगे। पर अब मन में सवाल ये आता है कि जब ये मॉडल ठीक था, इतना सही चल रहा था, तो फिर न्यू मॉडल क्यों आया? इसमें डिफेक्ट कहाँ से आए? तो देखिए अब हम डिफेक्ट समझेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या थे, या फिर रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में क्या दिक्कतें आई जिसकी वजह से फर्दर नील बोर ने अपना बोहर मॉडल ऑफ एन एटम दिया। तो हुआ ये कि हमारा जो फिजिक्स है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता है, और उस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, कैसा मोशन? एक्सेलरेटेड, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट मतलब एनर्जी लूज करेगा। तो देखिए यहाँ हमारा बीच में न्यूक्लियस था, ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सर्कल में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। तो ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि सर एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हुआ, हमको ये समझाइए। तो देखिए एक्सेलरेशन कब होगा? या तो उसका स्पीड बढ़ रहा है टाइम के साथ, या फिर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब देखिए ये तो एक सर्कुलर पाथ है, और हमने पढ़ा था वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, इसका हम डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट आया कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ एनर्जी लूज करेगा। अब जब एनर्जी लूज करेगा तो इसका रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये ऐसे घूम रहा है, फिर रेडियस इसका कम हुआ, फिर इसका रेडियस कम हुआ, और कम होते 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 इलेक्ट्रॉन ये हमारा न्यूक्लियस में बीचों बीच मिल जाएगा, और अलग पॉजिटिव नेगेटिव सब आपस में मिल गया, तब तो एटम ही खत्म हो जाएगा, तब तो ये थ्योरी ही पूरी खराब हो गई। तो ये था उनका डिफेक्ट, ये था उनका नेगेटिव पॉइंट इस मॉडल का। अब इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं।
और स्टेटमेंट से पहले इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं। देखिए थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब जब ये एनर्जी लूज करेगा, रेडिएट करेगा, तो अब ये धीरे धीरे इसका रेडियस कम होता जाएगा। कम होता जाएगा तो देखिए चक्कर काटते 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 धीरे से आखिर में ये न्यूक्लियस में ही मिल जाएगा और हमारी ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो एक तरह से तो एटम ही खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो ये था इनका नेगेटिव पॉइंट। अब इसका एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration and during acceleration the charged particle would radiate energy। ये पॉइंट भी वही समझा रहे जो अभी मैंने हिंदी में आपको आसानी से समझाया। So the revolving electrons would lose energy। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं गोल गोल, वो एनर्जी लूज करेंगे और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में मिल जाएंगे और एटम वुड बी अनस्टेबल। एटम हमारा खत्म हो जाएगा। पर हमको तो पता है कि हमारा भाई एटम स्टेबल होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ से डिफेक्ट पकड़ा गया और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए शेल्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि बीच में न्यूक्लियस है और इसमें अलग अलग शेल्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब ये शेल्स का कॉन्सेप्ट जो है नील बोर ने दिया था, वो हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में। अब आज की क्लास में हमने जो पूरा पढ़ा शुरू से, उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक शॉर्ट समरी में। तो देखिए रुदरफोर्ड की फाइंडिंग्स क्या थी। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड राइट थ्रू, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स, जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे वो सीधा सीधा पास कर गए बिना डिफ्लेक्शन के। अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए। और वेरी फ्यू वर ग्रेटली डिफ्लेक्टेड, कितने वेरी फ्यू, 1 in 12,000, 12,000 में से सिर्फ एक ही ऐसे थे, लगभग अप्रोक्सीमेशन ये है, जो कि पूरा 180 डिग्री पीछे आ गए थे। ये है हमारे रुदरफोर्ड सर। और आज का कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूक्लियस इज स्मॉल, न्यूक्लियस हमारा बहुत छोटा है। न्यूक्लियस इज डेंस, न्यूक्लियस बहुत डेंस है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये था आपका रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे नील बोर मॉडल ऑफ एन एटम और शेल्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नोट्स साथ में बनाते जाइए ताकि क्विक रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।